बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पेशावर हाई कोर्ट से ये खुशखबरी दूसरी मरतबा आई, बल्ला वापस कप्तान के हाथ में थमा दिया गया। क्या ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया है, या पीटीआई ने जो प्लान बी सी बनाया हुआ था वो इससे ज़्यादा कारगर होता? और इलेक्शन कमीशन शिकस्त क्यों नहीं मान रहा? बार बार वो हार होती है उन्हें, कोर्ट में जाके जलील होते हैं, लेकिन बल्ले के निशान के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके पीटीआई से ये बल्ला छीन लिया जाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस पर भी बात करेंगे। पहले बताएं, ये पेशावर हाई कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसको कैसे देख रहे हैं कि बल्ले का हकदार इमरान खान ही? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हकदार तो इमरान खान साहब ही बनते हैं, पीटीआई ही बनती है। अब देखें ना कि दो फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों की शादी कर रही हों, दोनों फैमिलीज़ राज़ी हों, बच्चे राज़ी हों, और दरमियान में एक चौथे मोहल्ले का कोई कमी कमीन आ जाए और वो आगे गए और रोको सारा सिस्टम, बयान नहीं हो विआह नहीं हो सकता, मैनू इस एतराज़ है। तो फिर वो जड़े होंगे ने ना घारा ले, वो फिर उन्होंने दो चपेड़ा लाते हैं। उन्होंने कहा भूतनी दिया तू कौन है? कट मारे हैं? अच्छा, चार लगा लीजिए, चार चपेड़े लगाते हैं और कहते हैं कि भूतनी दिया तू कौन है? जब हम राजी हैं तो तेरा इसमें क्या लेना देना बनता है? तो यहाँ पर यही मामला इलेक्शन कमीशन का भी था। लेकिन मामला ये, आपको याद है ना कि वो शहबाज शरीफ साहब, मरियम, राना सनाउल्लाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और उसके अगले ही रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन भागा पेशावर पहुंच के भाग गया। हाँ, जो जॉगर पहन के भागा और पेशावर पहुंच के जाके अपील कर दी। तो ये यहीं से देखे जानिबदारी का या प्री पोल रिगिंग के यहाँ पर कोई कोई इमारत तो नहीं बन जाती, लगा हुआ है, इमारत तो नहीं बन जाती। ये इकदाम होती है ना इलेक्शन कमीशन के कि आप पीटीआई को रगड़ा लगा रहे हैं, दूसरी दीगर सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी है, उनके खिलाफ आप जो है वो वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देने देते। इधर आप जो है वो बिलावल साहब लाहौर में या जलसा करके आ जाते हैं। आज शर्तिया बात है, आप आज लाहौर में पीटीआई वर्कर कन्वेंशन या जलसे का ऐलान करे, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि आप देखें कि 3-4 दिन पहले ही बिलावल ने लाहौर में, ये तो आपको राज ही नहीं रहा, राज ही कोई नहीं रहा। तो ये तासुरात जो बनते हैं ना, किसी के बारे में जो परसेप्शन बनती है, वो यही इसी वजह से बनती है कि लोग इन चीज़ों को देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं और एक राय बनाते हैं कि कौन किस सूरत हाल में क्या काम कर रहा था। तो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट इसी तरह से था। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ करामत मुगल साहब के बदनीयती और बददयांती ये थी। चाय नहीं ना पिया आपने, इसलिए बदनीयती फंस गई। आपको पता है कि मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन को 2 हफ्ते होने वाले हैं, तो मैंने बिल्कुल मीठा छोड़ दिया। शाबाश, आगे चलें। कोशिश तो मेरी यही है इंशाल्लाह। तो अब देखें कि बदनीयती और बददयांती कैसे वो झलकती है कि इंतखाबात करीब आए, आपने अचानक एक सियासी जमात को कह दिया जी आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। पिछले 20 दिन के अंदर कराएं। पिछले साल 12 या 13 जनवरी को मुस्लिम लीग नून का केस इलेक्शन कमीशन में लगा था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। उसके बाद से आज तक उस केस की समाअत नहीं हुई, आज तक। साल होने वाला, ये कल साल हो जाएगा पूरा। लेकिन दूसरी जानिब आप इलेक्शन कमीशन के जो है वो करतूत देखें कि इन्होंने 2022 में भी पीटीआई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, और फिर 2023 में आखिर में आके फिर इलेक्शन से 1.5 महीना पहले फिर इन्होंने हिदायत दे दी कि आप इसके ऊपर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। तो ये बददयांती और बदनीयती है इलेक्शन कमीशन की कि भाई एक तरफ जब आप कहते हैं कि शेड्यूल जारी होने वाला है, तो शेड्यूल जारी होने से पहले आप कैसे किसी सियासी जमात को ये हुक्म दे सकते हैं, और फिर शेड्यूल जारी होने के बाद आप जो है वो 22 दिसंबर को आपने अचानक से पीटीआई के खिलाफ वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। ये काम आप इंतखाबात के बाद भी कर सकते थे। पेशावर हाई कोर्ट में यही नुक्ता उठाया गया था, और कल भी जब ये पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उसमें भी यही चीज़ें डिवीज़न बेंच की जानिब से सामने आई। भाई एक तो पहली बात तो ये बनती है कि आप इसमें फरीक नहीं बनते, और दूसरी बात यह है कि इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन कमीशन ये सारी कार्रवाई क्यों कर रहा है, इंतखाबात के बाद भी किया जा सकता है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जब एक केस की समाअत चल रही थी तो उसमें भी यही चीज़ें जो है वो सामने आई थी। आज जब जस्टिस सैयद अरशद अली जो इस डिवीजन बेंच में शामिल थे, उन्होंने इलेक्शन का पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की, जिस पर वकील शिकायत कुनंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया,
वकील दरखास्त गुजार का इस पर कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी, सेक्शन 209 बनता है वैसे जी, सेक्शन 209 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए या नहीं। सब ने कहा कि जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। तो जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद वो जमात है जो वर्कर को आगे आने दे रही है। अब देख रहे हैं कि मतलब पीटीआई बैरिस्टर गौहर, जी जी, और एक वजह शायद इसमें ये भी हमने पहले भी शायद डिस्कस की थी इमरान कि खान के खानदान से कोई बंदा नहीं। कोई बंदा नहीं। और ये असल में ये जो एक मोनोपोली चल रही है, एक जो डायनेस्टिक अप्रोच पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर चलाई जा रही है, मौरूसियत और खानदानी बिजनेस कंपनी बना के जैसे चलाई जाती है उसी तरह सियासी जमातें चलाई जा रही हैं। तो दर हकीकत ये उनको बहुत बड़ा ये उनके ऊपर हमला था कि अब हमारी खानदानी बादशाहत जो हमने एक सियासी जमात के नाम पर यहाँ पे चलाई हुई है, जमहूरियत के नाम पर हम ये जो अपनी बादशाहत चला रहे हैं, ये हमारी खतरे में पड़ेगी। क्योंकि इमरान खान ने एक आम वर्कर को आगे आने दिया है और कहा है कि मैं नहीं बनता, ये फलां बंदा जो है ये मेरा नामजद करता है तो ये कंटेस्ट करेगा। अब बल्ला पीटीआई के पास ही रहेगा या फिर आगे कोई इलेक्शन कमीशन किसी अपील में जा सकता है, किसी और कोर्ट में जा सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फोरम तो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का देखिए सुप्रीम कोर्ट का फोरम तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी ना वो चपेड़े खाने की आदत पड़ चुकी है। शौक होता है ना, आपको एक चीज का पहले आपने कभी कोई काम नहीं किया, फिर आप एक दो बार करते हैं तो आपको मजा आता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो वो फिर आप दोबारा बार बार करते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को भी ना वो चपेड़े खाने का ना वो जरा लुत्फ आने लगा है कि कोई पता नहीं उनको जायका महसूस होता है कि ये जो अदालतें उनको कानूनी चपेड़े मारती हैं। तो शायद वो इसी वजह से पहले वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई की, फिर उन्होंने कहा नहीं अब ये तो डिवीजन बेंच जो है वो भी, वहां पर उन्होंने शिकायत वो दरखास्त दायर कर दी। अब आज उन्होंने डिवीजन बेंच से भी जो है वो अच्छी खासी अपनी कवाली करवा ली है। अब सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो चाहें तो वो अदालत में आ सकते हैं। तो लेकिन आज भी तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई आई थी बैरिस्टर गौहर के साथ, जो आला अखलाक का मुजाहरा किया गया है चीफ जस्टिस साहब, वो बनता था। बैरिस्टर गौहर इतने गुमनाम से वकील हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने पहचानने से इनकार किया कि आप कौन है। देखिए ये मेरे ख्याल में हम पहले भी हमने इस पे कहा कि ये चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब के शायान शान ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह तो स्कूल में लड़के नहीं लड़ते जैसे वो लड़े। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो जानबूझ के शायद नहीं करते, जानबूझ हो जाता है, उनसे हो जाता है। उसकी वजह ये है नहीं तो अब मेरी बात सुनते सुने तो सही ना, असल में वो पीटीआई से और इमरान खान से वो इस हद तक जाती रंजिश अनाद या वो बुग़्ज़ रखते हैं कि वो शायद उनकी ना वो क्या कहते हैं कि वो चीज़ डीएनए का सिस्टम जैसे हिस्सा बन जाती है ना। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब उनके डीएनए में शामिल हो गई है कि पीटीआई का जो भी आना है ना मेरे सामने उसको तो मैंने बेइज्जत करना है। और बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन थे और चेयरमैन सियासी जमात जो है उसके बारे में अब वो एक अलग बात है कि काजी साहब कहते हैं जी मैं तो टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि बैरिस्टर गौहर जो है वो पीटीआई के चेयरमैन हैं या नहीं है। अगरचे जब पीटीआई के खिलाफ कोई मामला हो तो फिर वो अदालतें भी पढ़ते हैं, हाँ फिर वो अखबारें भी पढ़ते हैं, फिर वो टीवी भी देखते हैं, फिर वो सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है अगर वो पीटीआई के खिलाफ मामला जा रहा हो। और 190 मिलियन पाउंड वाले केस में हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब आप देखें कि काजी साहब ने यहाँ इसमें उनको कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो वकील तो हामिद खान साहब थे, हामिद खान साहब भी पेश हो गए। उन्होंने भी कहा कि जी देखें हमारा ये केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी आज लगा हुआ है और वकील साहब जो है वो वहाँ पे पेश हुए हैं। तो अली जफर साहब का पूछा जी तो वो फिर अदालत ने पूछा कि मतलब कि आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो उस पर फिर अदालत ने कहा ये ना हो कि कल को कोई और आ जाए और कहे जी हमने तो दरख्वास्त वापस लेने का कहा भी नहीं था। ऐसी कोर्ट्स में मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें पीटीआई की लीगल टीम को भी चाहिए कि वो चीज़ों को आसान बनाएं। उसकी एक और वजह शायद ये भी हो सकती है कि पीटीआई की लीगल टीम भी बेचारे मेरे ख्याल में वो इतनी जगहों में उलझे हुए हैं, इतनी जगहों में फंसे हुए हैं कि वो कौन कौन से फोरम पे जाके कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को वो टैकल करें, इनको देखें, मामलात को देखें। कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बेचारे भाग रहे होते हैं, कभी वो इधर मुकदमात में उलझे होते हैं। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल चल रहे हैं डयाला जेल में वो अलग से हैं। तो उनको ना मेरे ख्याल में शायद इतनी जगहों पर उनको उलझा कर फैला कर रखा गया है कि वो बेचारे शायद एक जगह कहीं टिक के बैठ के कोई ऐसी कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने की पोजीशन में भी नहीं है।
क्योंकि हर रोज़ तो तकरीबन मुकदमात की समाअत हो रही है, कभी लाहौर तो कभी पेशावर तो कभी इस्लामाबाद तो कभी कहीं। तो वो इस वजह से शायद कोई अहम बैठक भी उनकी ऐसी नहीं हो पाती जिसमें वो सारी चीज़ें डिसाइड करें और एक तरतीब के साथ उनको लेके चलें। अचानक से ये केस लग जाता है, इधर से निकले तो उसमें उलझ जाते हैं, वहाँ से निकले तो इस में चले जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि वो जमानतों वाले मामले में बहुत ज़्यादा फंसे रहे, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें आ गई। तो ये बहुत सारे मामला थे, लेकिन दूसरी जानिब ये चीज़ भी क्या कहते हैं उसको, रोज़े रोशन की तरह ये अय्या है। मैं रोज़ा वाजे कर रहा था, आपने आपकी शक्ल से लग रहा है आपको रोजा लग रहा है। अय्या थी। तो वो ये है कि काजी साहब की अदालत में पेश होते हुए भी पीटीआई वकीलों को थोड़ा सा एहतियात मेरे ख्याल में तैयारी ज्यादा करनी चाहिए, नहीं तैयारी नफसाती तौर पर भी ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। हाँ, ये कि वो ज़हनी तौर पर ये तैयार होके जाएं कि यार हम चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पीटीआई के साथ हमारा काजी साहब की अदालत में नहीं, किसी बादशाह के सामने हाँ, आ रहे कि हमने उनके सामने पेश होना है, तो उनके सामने पेश होते वक्त हमारे खिलाफ, हमारे बारे में वो इस तरह की कोई रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होके जाएँ। किसी का कोई रिश्तेदार जो माजी में कहीं फ़ौजी आमिर के दौर में रहा हो या उनका कहीं ताल्लुक़ कोई बनता हो फ़ौजी आमिर के साथ, दूर का या करीब का, तो उनको ख़ास तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार होके जाना चाहिए। क्योंकि अगर उमर अयूब साहब अपने दादा के जो उनके जराइम कह लें या उनको जो भी इक़दामात हैं, उनके जो अमाल हैं जी, अगर वो उसके ऊपर उमर अयूब साहब तीसरी नस्ल आके जवाब दे सकती है, तो फिर मेरे ख्याल में बाकी सबको भी ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि हमारे खिलाफ हो सकती है। क्योंकि एजाजुल हसन साहब दूसरी पीढ़ी थे ज़ियाउल हक के, और एजाजुल हक, कोई नहीं, आपको भूख लगी है। एजाजुल हक साहब वो ज़ियाउल हक साहब के बेटे थे, तो वो भी अगर अदालत में इसी तरह का सलूक उनके साथ हो चुका है, बहुत सारे वकीलों के साथ हो चुका है, तो पीटीआई तो ज़्यादा निशाने पे है। और इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में मेरे ख्याल में ग्रेस दिखानी चाहिए। बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, और चीफ काजी फैज़ ईसा साहब को ग्रेस दिखाएं और कानून के मुताबिक हाँ उनकी कोई गलती कोताही है तो उसके ऊपर आप डांट डपट करें। वो आपका एक रास्ता आपको कानून ने दिया हुआ है, तैयारी अच्छी नहीं है या केस अच्छी तरह जो है वो आर्ग्यू नहीं कर रहे, रखें केस के पर्सनल ना। मुझे बताएं, पेशावर हाई कोर्ट के जिन जजेस ने आज ये फैसला दिया, अब नून लीग क्या उनके खिलाफ भी ये अभी शुरू हो जाएगी। मैं यही कहने लगा था, वैसे आपने मुझे याद भी करा दिया कि मेरे ख्याल में आज रात को ही आपको नजर आ जाएगा कि इन दोनों जजेस की भी रिश्तेदारियां निकल आएंगी। उनके भी पीछे जो मामलात हैं उनको दोबारा से उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाएगी। इससे पहले जस्टिस कामरान हयात मियां खेल के खिलाफ चलाई गई, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड किया। चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाएगी, अमल कांसी ने जो कहा था उनको उन्होंने 11 को बुला अमल वली जी अमल कांसी नाम मिलता जुलता क्या ये मेरे से भी इसी तरह गलतियां होती हैं जब आप मेरी मुझे भी भूख लगी है, बस ठीक है इमला की मेरी आपने मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि खाने का वक्त है, मुझे भूख लगी हुई है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।